हेलो प्यारे बच्चों, मैं सौरभ आज आपके बीच लेके आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक फिजिक्स का जिसे कहते हैं प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्टिक्स होता क्या है। ठीक है। देखो, फिजिक्स में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। उनमें से ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्रकाश की किरणों का अध्ययन करते हैं। अब प्रकाश की किरणों का अध्ययन भी किस प्रकार से किया जाता है ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है। आपने सुना होगा जो है तरंग प्रकाश की होती है और आपकी जो रे ऑप्टिक्स होती है, दोनों चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो नीट जेई से जुड़ी होती हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन पेपर्स के लिए। ठीक है। तो मैं शुरुआत से इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की कहते किसे हैं। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, मैंने आपके लिए एक परिभाषा लिखी है प्रकाश की कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश की सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब उन घटनाओं में मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद व्यतिकरण इंटरफेरेंस, विवर्तन डिफ्रैक्शन और ध्रुवीकरण हो गया आपके पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये सारी, तो ध्रुवीकरण। ठीक है। ये समस्त घटनाओं का हम जो भी हम पाठ पढ़ने वाले हैं ये प्रकाश की का, इसमें हम इन समस्त घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक परावर्तन से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि परावर्तन किसे कहा जाता है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देखिए, परावर्तन क्या है। परावर्तन है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराती हैं और टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। ठीक है। इसे परावर्तन कहा जाता है। देखो कैसे मैं समझाता हूं आपको। यदि मान लो ये मेरे पास एक समतल दर्पण है इस प्रकार से। ठीक है। और इस समतल दर्पण पे मैं एक अभिलंब बनाता हूं इस प्रकार से एन। ठीक है। तो यहां से एक आपतित किरण आएगी, ये रही आपकी आपतित किरण, और ये हो गया आपका आपतन कोण आई। ठीक है। तो प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, देखो इस बिंदु पे टकराएंगी और टकरा के इस प्रकार से आगे निकल जाएंगी, जिसे कहा जाएगा परावर्तन कोण और परावर्तित किरण। ठीक है सर। अब देखो, अब बात करते हैं इसके नियमों की। यदि इसके नियम पढ़े तो हम सब ने जो परावर्तन के नियम पढ़े हैं, देखो दो नियम पढ़े हैं हमने। कौन कौन से नियम है बेटा, उनमें से क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब। ये जो होते हैं ये एक ही सतह पर होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी कि जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के समान होता है। ठीक है बेटा। तो ये दो चीजें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये चीज तो आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड विचलन कोण। इसको कहा जाता है विचलन कोण। अब विचलन कोण क्या है, ठीक है, इस पे सबका ध्यान होना चाहिए। देखिए बच्चों, देखो हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारे हमारे वास्तविक पथ से विचलित कर देता है ना, हमें हमारे रास्तों से भटका देता है। उसी प्रकार से दर्पण भी किसी के जीवन में ऐसी काम करता है, खासकर प्रकाश की किरणों के जीवन में। ध्यान दीजिएगा, सोचो, अगर मैं यहां से दर्पण को हटा दूं तो ये प्रकाश की किरणें यहां से सीधी सीधी आगे चली जाएंगी। जैसा सरल जीवन चल रहा था चलने देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जिस प्रकार से हमारे जीवन में किसी मित्र के आने पे पथ भटक जाते हैं, उसी प्रकार से एक दर्पण क्या करता है, हम एक लाइट को उसके ओरिजिनल पाथ यानी कि वास्तविक पथ से विचलित कर देता है। आप समझना, देखो अगर यहाँ पे दर्पण ना होता तो क्या होता, लाइट जो होती है यहाँ से सीधी सीधी जाती। लेकिन इस दर्पण की वजह से क्या हुआ, लाइट जो है वो किधर को बेंड हो गई, ये देखो इस तरफ। नहीं समझे इस बात को। ठीक है। इसको बोला जाता है विचलन कोण। है सर, इसको बोलते हैं विचलन कोण। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसका जो मान होता है वो होता है डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i। ठीक है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सवाल मैंने आपसे एक साधारण सा सवाल पूछ लिया कि बच्चों बताओ कि यदि मैं कहता हूँ दो दर्पणों का, या सॉरी मैंने कहा कि आपतन कोण का मान मैंने आपको 50 डिग्री दे रखा है, आपतन कोण का मान मैंने आपको 50 डिग्री दे दिया, तो विचलन कोण का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, सिंपल, 2 गुणा गया 50, 100 आ जाएगा, आंसर आ गया, विचलन कोण आ गया आपके पास 80 डिग्री। बहुत सामान्य से सवाल था। ठीक है। ऐसे ही बहुत आसान से सवाल मैं आपको लगातार कराता रहूंगा और साथ में जेई और नीट के कंसेप्ट भी क्लियर करते रहेंगे। ठीक है सर। अब दूसरा टॉपिक मतलब विचलन कोण से ही संबंधित। देखो ये जो विचलन कोण था ये एकल दर्पण द्वारा था। ठीक है सर, एक दर्पण द्वारा। अब यदि दो दर्पणों द्वारा विचलन कोण बनाना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, सब ध्यान दीजिएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि एक दर्पण ये रहा, ठीक है सर, और दूसरा दर्पण ये रहा, ठीक है, और इन दोनों के बीच का कोण मान लेते हैं हम लोग अपनी वजह से, कुछ भी मान लो, फिलहाल मैं थीटा लेके चलता हूं। ठीक है। अब यदि आपसे बोला जाता है कि प्रकाश की किरणें आती हैं कुछ इस प्रकार से, ये प्रकाश की किरणें हैं या आपतित किरण जिसे आप बोलोगे,
ये यहाँ पे टकराने के बाद कहाँ गई, इस वाले दर्पण की ओर, टकराने के बाद इस वाले दर्पण की ओर, यहां से टकराने के बाद कहाँ गई, इस तरीके से आगे निकल गई। डन है सर। तो ये हुआ आपका प्रकाश का वास्तविक पथ, ये रहा। अगर आप देखोगे तो प्रकाश का वास्तविक पथ ये रहा। यदि हम पहले दर्पण को ही यहां से हटा दें, पहले दर्पण को ही यहां से हटा दें, तो प्रकाश की किरणें सीधी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ थोड़ी। हुआ क्या है, समस्या क्या हुई है, समस्या ये खड़ी हुई कि इसकी वजह से प्रकाश की किरणें दूसरे मिरर यानी कि M2 तक गई। M2 पे जाने के बाद अब देखो M2 ने भी एक तरह से विचलन बनाया है, इसको अपने पथ से विचलित किया है, तो जिस कारण से प्रकाश की किरणें आई तो यहां थी लेकिन गई कहां, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास दो दर्पणों द्वारा विचलन कोण। इसका मान होता है बेटा डेल इक्वल टू 360 माइनस का 2 थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, दो दर्पणों के बीच का कोण। जैसे कि यदि मैंने आपसे कह दिया कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो डेल कितना आ जाएगा बेटा 360 माइनस का 2 इंटू 120, तो डेल आ गया आपके पास 360 माइनस का 240, तो आंसर आ जाएगा कितना 120 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये निकला आपके पास विचलन कोण। एकल दर्पण द्वारा और दो दर्पण द्वारा दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया विचलन कोण का मान क्या होता है। इससे पहले कि मैं आपको एक अगला टॉपिक बताऊं, एक बहुत साधारण सा सवाल मैं आपको बताता हूं जो हाल ही में नीट में देखने को मिला था। मैं आपको देखो सवाल क्या था। लो मेरे पास इस प्रकार से एक समतल दर्पण है, ध्यान से देखिएगा सब है। ये आपके पास एक समतल दर्पण है और बिल्कुल दूसरा समतल दर्पण इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, इस बार इन दोनों के बीच का एंगल बदल देते हैं, इसको लेते हैं 30 डिग्री हम। ठीक है, और आपके पास आपतन कोण हो गया सेम जैसे हमने पहले लिया था 50 डिग्री। ठीक है, सॉरी कितना लिया था हमने 40 डिग्री। ठीक है, डन, यहां तक हो गया हमारे पास। डन, अब यहां से देखना, देखो लाइट जो है वो फिर से परावर्तन करेगी, देखो इस तरीके से। ये हो गया आपके पास 40। ठीक है, क्योंकि परावर्तन भी आपका 40 हो जाएगा अगर आपतन आपका 40 है तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 50 डिग्री। देखो 50 क्यों आएगा, सब बच्चे समझना। देखो ये आपके पास इस तरीके से 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 में से 40 गया तो ये वाला 50 बच जाएगा। ठीक है, 50 और 30 80, और ये पूरा ट्रायंगल अगर आप देखोगे ओ पी क्यू, तो OPQ ट्रायंगल जो है ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बन रहा है, तो 50 और 30 80, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा 100 डिग्री, है ना, 100 डिग्री का आ गया। डन, अब 100 डिग्री में ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। अगर 100 डिग्री में ये 90 है तो 90 में से देखो 100 में से 90 गया, कितना आ गया बेटा हमारे पास, 100 में से 90 गया तो हमारे पास आ जाएगा 10 डिग्री। नहीं समझे इस बात को, यहां इतना 10 डिग्री आ गया। अब लाइट जो है यहां से देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने 10 डिग्री लिया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री होना चाहिए, यानी कि प्रकाश की किरणें इस तरीके से टकरा के बाहर निकलेंगी तो ये भी 10 डिग्री आएगा आपके पास, आएगा नहीं आएगा। तो अब लाइट जो है वो इस तरीके से टकराई। ठीक है, लाइट जो है वो इस तरीके से टकराई तो 10 डिग्री से यहां से आई। अब यहां पर एक दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्या होगा इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले यहां ध्यान दीजिएगा सबके सब। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो अपवर्तन कोण जो है वो आपतन कोण जो है सॉरी वो 10 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 10 डिग्री होगा, साधारण सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं ये चीज। अब यहाँ पे सब ना ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान इस तरफ होना चाहिए। मैं ना जो एक्स्ट्रा चीजें फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ से इस प्रकार से हो गया। अब सब ध्यान देना बेटा, देखो मैंने आपसे कहा था कि ये पूरा का पूरा जो कोण है, ठीक है, तो यहाँ पे परावर्तन कोण कितना है 10 डिग्री है। अब देखो यहाँ से देखना, ठीक है, यदि अब देखो ध्यान से समझना इस बात को, ये पूरा का पूरा कोण कितना था 100 डिग्री का था, बताया था मैंने। अब यदि 100 में से 10 तो आपका आपतन कोण हो गया और 10 डिग्री आपका परावर्तन कोण हो गया, तो बचा कितना आपके पास 80 डिग्री, यही तो बचा आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, अब ये 80 है ये 30 है, तो ये कितना हो गया बोलो 110। नहीं, अब देखो समझना मेरी बात है, होगा 110 होगा, बिल्कुल सही है। 80 30, तो ये वाला कितना हो गया 70 डिग्री, कितना हो गया बेटा 70 डिग्री। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया I इक्वल टू 20 डिग्री। डन है सर। अब I20 है तो R भी आपका 20 डिग्री होना चाहिए, यानी कि प्रकाश की किरणें इस प्रकार से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है सर, ये हो गया 20 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास सवाल ये नहीं था, देखो डायग्राम बनाना बहुत आवश्यक था हमारे लिए। हमारे पास मेन सवाल जो था वो था कि हमें कुल विचलन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो 3 बार परावर्तन हुआ है। ठीक है, Q पे P पे और मैं इसको नाम दे देता हूं R।
ठीक है। तो पी क्यू आर ये तीन ऐसी जगह हैं जहां पे 3 बार परावर्तन हुआ है। यदि 3 बार परावर्तन हुआ है तो प्रकाश ने अपनी दिशा को 3 बार बदला है, तो 3 अलग अलग विचलन हुए होंगे। अब इन तीनों बातों को आपको समझना है ध्यान से, देखिए सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 3 बार परावर्तन हुआ है तो 3 ही विचलन कोण ज्ञात करने को। देखो कुल विचलन जो होगा वो कितना होगा, अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पहले यानी कि क्यू बिंदु से। यहां से प्रकाश की किरणें आई, देखो ये कौन सी आपतित किरणें है, ये प्रकाश की किरणें सीधी सीधी आ रही हैं। यदि आपके पास ये वाला दर्पण ना होता M1 और ये M2 है, ठीक है, यदि M1 दर्पण ना होता तो प्रकाश की किरणें सीधी सीधी निकल जाती, होता है ऐसा। अब ये रहा इसका सीधा सीधा जो पथ है, ठीक है, परंतु इस दर्पण के होने के कारण प्रकाश की किरणें जो है वो विचलित हो जा रही हैं। तो कितना हो जाएगा, ये विचलन कोण हो जाएगा, इसको ज्ञात करते हैं पहले। डेल वन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 180 माइनस का 2 इंटू 40, ठीक है बेटा। तो डेल वन आ गया आपके पास 180 माइनस का 80, डेल वन इक्वल टू 100 डिग्री। पहला काम हो गया आपके पास। अब इसकी दिशा को भी देख लेते हैं, वामावृत या दक्षिण वृत्त। अब देखो इसको समझना, ये क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिण वृत्त, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज, ठीक है सर, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है आपके पास, अब देखो पहला बिंदु पे हो गया हमारा, पहला विचलन कोण ज्ञात हो गया हमें। दूसरा विचलन कोण हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, आप पी बिंदु पे देखना, देखो क्यू से जो किरण जा रही है पी की तरफ, अगर यहाँ पे M2 दर्पण ना होता तो ये प्रकाश की किरणें सीधी सीधी ऐसे निकल जाती है ना, परंतु इस दर्पण के कारण किरणें किधर जा रही हैं, इस दिशा में, ठीक है, यानी कि वामाव्रत। अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया है ना। तो अब यहां पे समझोगे तो डेल टू इज इक्वल टू 180 माइनस का 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे आपतन कोण कितना है 10 डिग्री, तो ये आ जाएगा डेल टू इक्वल टू 180 माइनस का 20, तो डेल टू कितना आ गया बेटा 160 डिग्री। धने अभी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत, ठीक है बेटा। ये दो बातें हो गई हमारे पास। अब तीसरा कोण ज्ञात करते हैं कितने पे, 20 डिग्री। देखो यहां से P से जो किरणें गई हैं वो R की तरफ गई हैं, तो डेल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, फिर से वही बात, परंतु इस बार आपतन कोण कितना है 20 डिग्री है, ठीक है। तो आपके पास i की जगह आप लिखोगे 2 इंटू 20, तो डेल 3 आ गया बेटा आपके पास 180 माइनस 40, कितना आ जाएगा आपके पास डेल 3 इक्वल टू 140 डिग्री। तीन एंगल निकल गए। अब फिर से इसके डायरेक्शन देखते हैं। देखो होना क्या था, प्रकाश की किरणों ने जाना इस तरफ था, परंतु वो इस प्रकार से घूम गई, तो फिर से कौन सी दिशा हुई, वामाव्रत या दक्षिण वृत्त। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये हो गया वामाव्रत, ठीक है, तो ये भी हो गया एंटी क्लॉकवाइज। डन है सर, ये आ गया डन। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक को प्लस मानो माइनस मानो, आपकी मर्जी है, कोई नियम नहीं है, ठीक है, हमारी अपनी इच्छा है। मैंने बोला ACW यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वाले प्लस है तो क्लॉकवाइज अपने आप माइनस हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज प्लस है तो ACW अपने आप माइनस हो जाएगा, ये हमारे ऊपर है, ठीक है सर। तो मैं कहता हूं कि क्लॉकवाइज को प्लस मान लेता हूं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान लेता हूं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे गणित लगाते हैं, डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3, ये होगा कुल विचलन। तो डेल 1 से शुरू करते हैं। डेल 1 जो था क्लॉकवाइज था, इसको मैंने 100 माना था। डेल 2 जो मेरे पास आया था 160 आया था। अब देखो माइनस क्यों ले रहा हूं, समझ में आ गया ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि हम इसे वामाव्रत करेंगे, तो माइनस का हो गया। डेल 3 कितना हो जाएगा 140, कितना आ जाएगा सॉल्व करके आपके पास, ये हो गया 200 नहीं सॉरी 300, 300 में से आपका 100 गया, ये आ गया 200 डिग्री। डन है, ये आ गया कुल विचलन, ठीक है, परंतु किस दिशा में आया, देखो माइनस का आ रहा ना, इसका मतलब ACW यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो सवाल में जब आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो सवाल के कई बार दो उत्तर भी सही होता है ना। अब दो उत्तर कैसे सही हो सकते हैं, यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज बोला, मान लो अगर आपसे क्लॉकवाइज में आंसर दिया हो, अब कोई बच्चा क्लॉकवाइज के हिसाब से आंसर निकाल के आ गया, उसका क्या होगा, आप ध्यान से समझना इस बात को। यदि एंटी क्लॉकवाइज दे रहा तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाता है बेटा, कुछ नहीं करना है, 360 में से इस वाले आंसर को माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपके पास 160 डिग्री क्लॉकवाइज। डन है सर। तो ये दो चीजें थी, यदि एंटी क्लॉकवाइज आंसर है तो हमारे पास ये रहा, और क्लॉकवाइज आए तो भी हमारे पास ये रहा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। और फिर से एक बात समझा रहा हूं जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई नियम और कानून ऐसे नहीं बने कि जो बता रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा माइनस लेना है, क्लॉकवाइज को प्लस लेना है, ऐसा कोई कानून नहीं, वो आपकी अपनी इच्छा है। बस एक बात ध्यान रखना, उत्तर जाते हुए पॉजिटिव है तो दक्षिण जाते हुए अपने आप नेगेटिव होना चाहिए, वो बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे की कुछ बातें हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।